वन दरोगा के अंतर्गत हम जो केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं, आज हम केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें से हमने लिया है। मैं आपको सिलेबस एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है। लास्ट वीडियो में हम एसिड बेस और साल्ट के पूरे इस पोर्शन को कवर कर चुके हैं कि वीडियो में। आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन सबको पूरे बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की ओर। तो इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो है इन्वॉल्व किया है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बैलेंस इक्वेशन कैसे की जाएगी, टाइप्स रिएक्शंस क्या क्या होंगे हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होंगे। तो कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक तो चूना है, जो चूना कली पुताई वाला लाइम होता है, और एक आपके पास पानी है। तो आपने चूना और पानी मिलाया तो पुताई कर ली, है ना। क्या कर ली? पुताई, जो आप घरों में करते हो, सफ़ेदी। अब आपने यदि इसको दोनों को लिया, इन्होंने रिएक्ट करा एक दूसरे के साथ, यदि इन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो उसे बोलते क्रिया होना, यानी कि रिएक्शन। यदि इन दोनों ने एक्शन लिया, कुछ आपस में क्रिया करी और क्या नई चीज़ बन के आई, तो उसे बोलते हैं रिएक्शन। और जो ये भाग लेते हैं, दोनों के दोनों चूना और पानी भाग लिया, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन होते हैं? अभिकारक होते हैं। और जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और फिर नया उत्पाद बनाते हैं, कोई नया चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो ये रिएक्शन का तीर हो गया हमारा, इधर प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये तो हमने बोला ये रासायनिक अभिक्रिया हुई कि आपने चूना प्लस पानी डाला तो आपने इधर पुताई वाली सामग्री को प्राप्त किया, उत्पाद को प्राप्त किया। अब यदि मैं चूने का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पानी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ और इधर जो प्रोडक्ट बन गया उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई। जब फॉर्मूला रख देंगे उसको बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समीकरण, कि अब हमने उसको फॉर्मूले के हिसाब से समीकरण में बदल दिया है। इसी पे अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे हम इसमें, जो लेवाजियर ने दिया है। इसका मतलब होता है अभिकारकों का द्रव्यमान, यानी कि जो हमने अभिकारक डाले थे, कितना चूना डाला, कितना पानी डाला, उसका द्रव्यमान, और प्रोडक्ट जो बन के आया उसका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लेवाजियर ने दिया है। रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी है? बैलेंस रिएक्शन कौन सी होंगी? आपने जितने अभिकारक लिए थे उसमें एलिमेंट क्या क्या थे, आपने एक साइड लिख लिए। फिर आपने उत्पाद में देखा कि एलिमेंट क्या क्या बन के आए। पता लगा इसमें जो हाइड्रोजन थी वो 2 ही थी, इसमें हाइड्रोजन 1 बनी, तो इसका मतलब इसको एक लॉस में चल लिया, जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि बराबर आना चाहिए। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए जब 2 हाइड्रोजन है तो हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी हाइड्रोजन में। तो इस टाइप से आपको रिएक्शन बैलेंस करनी भी आनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पीडीएफ के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका फिर से बन सकता है। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज किसे बोलते हैं? वैसा परिवर्तन जिसे हम द्वारा प्राप्त कर सके, जिसे हम हमारे द्वारा प्राप्त कर सके, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। एग्जाम्पल, मोम का गलना, जल का वाष्प या बर्फ में बदलना, कपूर का उद्रूपातन। भौतिक परिवर्तन सीधी सीधी बात है जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे और आपको समझ में भी आए। जैसे आपने मोम को जलाया, है ना, मोम जल रहा है, आपने मोम गलना शुरू हुआ, जब गलेगा तो पिघलता चला जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। आपने उस लिक्विड को फिर सुखाया, फिर से मोम प्राप्त कर लिया, तो इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, नया पदार्थ नहीं बना। उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। केवल अवस्था चेंज हुई है। केवल क्या हुई है? अवस्था चेंज हुई। जैसे कपूर का उर्ध्वपातन, यानी कि कपूर सीधा ठोस से गैस में चला जाता है। मोम का गलना और बर्फ में बदलना, जल का वाष्प या बर्फ में बदलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि आपने जब बर्फ को निकाला, फिर इससे ठोस था, बाहर रखा तो पानी बन गया, रहा तो पानी, केवल अवस्था ही तो चेंज हुई है, लेकिन नया प्रोडक्ट कुछ नहीं बना, रहेगा वही। अब रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज किसे बोल लेंगे? जिसमें ऐसा परिवर्तन हो कि हमारे द्वारा प्राप्त ना कर सके, वैसा परिवर्तन जिसे हम अपने द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे मोम का जलना, यदि मैं आपको मोमबत्ती यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और इस मोमबत्ती को हमने जलाया, तो जलने के बाद जब मोम जल गया तो उसने हमें ऊर्जा दे दी, रोशनी दे दी, तो मोम जल गया है, पिघला नहीं है, इस बार जल गया है, तो नया प्रोडक्ट बन गया है। लोहे पर जंग लग गया है
पाचन जो हम करते हैं वो रासायनिक प्रोसेस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है, क्योंकि हमने जो खाया था उसको पाचन करके हमने जो है वेस्ट में बदल दिया है, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया है। ईंधन का जलना, ईंधन जलकर ऊर्जा दे रहा है और ईंधन फिर खत्म हो गया है। दूध से दही बनना, अब दूध से दही बन गई, अब दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते, तो इस टाइप के रिएक्शन क्या कहलाएंगे, हमारी रासायनिक परिवर्तन में आएंगी। कपूर का जलना, कपूर का जलना, कपूर को जला रहे हो तो रासायनिक परिवर्तन है, और कपूर का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है। इस टाइप के आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। अभिकारक बताए थे मैंने क्या होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। इस टाइप की भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे। अभिकारकों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो जब अभिकारक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या क्या रहती है, समान रहती है। जैसे Na+Cl, तो NaCl बना, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे, ये प्रोडक्ट, ये उत्पाद बन के आया, और ये आपके अभिकारक थे। तो इसमें सोडियम भी कितना है, 1, क्लोरीन भी कितना है, 1, और इधर सोडियम कितना है, 1, क्लोरीन भी कितना है, 1। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या होगी, संतुलित रिएक्शन कहलाएंगी। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, इसके नाम से स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा जिसमें निकलती हो, छेप यानी कि निकलती हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें निकाय सिस्टम का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे आपने मीथेन को जलाया तो CO2 गैस मिलेगी और जल की वाष्प मिलेगी हल्की, और हीट एनर्जी मिलेगी। जैसे आप नॉर्मल तरीके से CaO, चुन्ने को डालो पानी में, ये डाल दिया चुन्ना पानी में, जैसे रिएक्शन करोगे CaOH का वोल्टेज मिलेगा, और आपको वो पानी थोड़ा सा गर्म मिलेगा। कैसे मिलेगा, हीट टाइप का मिलेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन भी आपसे पूछी जा चुकी है। बुझा हुआ चुन्ना बनता है, ये चुन्ना है और आपने इसको जल में डाल दिया है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल जैसे विखंडन अभिक्रिया, जो परमाणुओं में विखंडन अभिक्रिया होती है उसमें भी ऊर्जा निकलती है बहुत ज़्यादा, तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल में CO2 का घुलना, जल में जब CO2 घुल जाती है वो रिएक्शन भी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल में चुन्ना का घुलना, ये भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी एक दूसरे के विपरीत है। एंडोथर्मल रिएक्शन किसे बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप निकाय सिस्टम का तापमान घट जाए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी, या जिसको रिएक्शन को कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़े। जैसे N2+O2 की रिएक्शन करानी है तो हमें खुद ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। वाष्पोत्सर्जन जब होता है तब भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वाष्पीकरण तब होता है तब भी देनी पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के। आप इनको नोट डाउन करते चलेंगे। संयोजी अभिक्रिया आसान है, कॉम्बिनेशन, संयोग करना है, A+B, 2 अभिकारक हैं और कोई नया बन जाए, 2 अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बने, तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, प्लस हीट भी मिली। तो ये एग्जाम्पल संयोजी अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा अक्षेपी का भी है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो CO2 बन गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो 2CaO बन गया। तो इस टाइप की रिएक्शन कैल्शियम के साथ कराई तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो इस टाइप की रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। वियोजी, विसंयोगी या वियोजी अभिक्रिया, इसमें एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक में टूट जाए। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर निकल गई। इस टाइप की रिएक्शन क्या आएंगी, वियोजन अभिक्रिया में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आएंगी। 2H2O, जल को आपने डिकम्पोज कराया तो 2H2+O2, तो ये भी क्या हो गई, टूट गई रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये अलग अलग टाइप से होती है। आप इसको हीट देते हो तब जाके वियोजन होता है, वो सन की उपस्थिति में हो सकता है, आप ऐसे करा सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा करा सकते हैं। तो आपको ध्यान हो जाएगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चन में लगाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन लिखा हुआ ना, विस्थापन, विस्थापन। अब इसको कैसे होगा विस्थापन, जब आप उसको स्थान से हटा दोगे, यानी कि कोई एलिमेंट ऐसा हो कि वो रिएक्शन करे और दूसरे वाले को एक को हटा दे उसके स्थान से, तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को क्या करता है, बदल देता है। तो जिंक जैसे रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, तो जिंक H2 को धक्का दे देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है ZnSO4 और H2 को अलग कर देता है, तो रिएक्शन हो जाती है। अब इनको रिएक्शन होने के लिए कंडीशन है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज है,
यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या करती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तत्व, जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो अपने से निचले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ आपने जिंक देखा था, जिंक H2SO4 में इस H2 को हटा दे रहा है। क्यों हटा दे रहा है? क्योंकि जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो जिंक इसको विस्थापित कर देगा, तो ZnSO4 बना देगा और H2 को अलग निकाल देगा, तो जिंक सल्फेट बन जाता है। अब अगली रिएक्शन यदि आप इसमें ही देखें, जिंक कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या संभव होगी रिएक्शन? हम इसकी सीरीज को देखते हैं। जब मैंने देखा कि जिंक ऊपर है और कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम उससे भी ऊपर है, तो जिंक ऊपर वाली को थोड़ी हटाएगा, ऊपर वाली नीचे को हटा सकती है, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। तो आप इस टाइप का रिएक्शन का ध्यान रखेंगे। Fe प्लस CSO4 कैल्शियम सल्फेट, क्या Fe जो है Ca से ऊपर है? Fe को मैंने देखा, Fe यहाँ पर है और Ca इससे भी ऊपर है, तो Fe ऊपर वाले को तो हटा नहीं सकता, ऊपर वाला नीचे को हटाएगा, तो इसलिए रिएक्शन भी संभव नहीं होगी। तो इस टाइप की आपको ये सीरीज ध्यान रखनी है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, तो आपको और नीचे मरकरी आ जाएगा Hg, Ag, Au, Pt, ये आपको सीरीज में ध्यान रखनी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे? जब दोनों अभिकारक एक दूसरे का स्थान परस्पर बदल लें तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन बोलेंगे। इसमें प्राय आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। यहाँ लिखा हुआ है AgCl NaNO3, यानी कि सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट जब रिएक्शन करते हैं तो आयन आपस में चेंज करेंगे। इसमें Ag प्लस में होगा, Cl नेगेटिव में, इसमें सोडियम प्लस में होगा और NO3 नेगेटिव में। तो जो प्लस वाला था वो इस वाले नेगेटिव के साथ चला गया और जो प्लस वाला था वो इस वाले नेगेटिव के साथ चला गया, एक्सचेंज कर दिया आयनों का। तो इस कंडीशन में क्या बना? सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? जो दो स्टेप में चेंज होगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगी, पहचान कर लोगे आप। उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव हो, उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल, पानी से बर्फ़ बनाया और बर्फ़ से फिर पानी, इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। H2 प्लस I2 कराया हमने, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है ज़्यादातर रिएक्शन ये HNO की उपस्थिति में। इसको हम संयोजन अभिक्रिया के उसमें भी रखते हैं, तो 2HI बन गया। फिर से आप इसे जो है वापस H2 और I2 प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही N2 प्लस O2 2NO। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलेंगे? वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव ना हो, अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, CO2 बन गया। अब जब CO2 गैस बनेगी वापस कार्बन थोड़े प्राप्त कर लोगे, इस टाइप की रिएक्शन किस में आएगी? अनुत्क्रमणीय में। उदासीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? यह अभिक्रिया प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षार के बीच होती है। इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। तो आपने HCl लिया, इसमें अम्ल हो गया, NaOH लिया, अक्षार हो गया। तब रिएक्शन कराई तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, तो NaCl बना और प्लस H और H2 और ये ऑक्सीजन H2O। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका आना संभव है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन और उपचयन किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन। इसका मतलब क्या है? यदि किसी तत्व के साथ ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन होगा, और यदि हाइड्रोजन जुड़ रही है तो वहाँ रिडक्शन होगा। ये तो आपको सिंपल डेफिनेशन याद है। थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं। किसी तत्व का ऑक्सीजन से जुड़कर सड़ जाना क्या कहलाया? जैसे जंग लग जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तत्व का ऋणायन से जुड़ना, जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव होती है तो ऑक्सीजन से जुड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना, तो जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, दो ही केस है, ऑक्सीजन जुड़ी तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकली तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4 जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन को अलग कर देता है, तो ऑक्सीजन में नेगेटिव है। अब इससे किसी चीज़ का जुड़ना, नेगेटिव से जुड़ गया ना जिंक, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसमें जिंक जुड़ जाता है और H2 बाहर निकल जाती है, और लिखा हुआ भी है हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन अलग निकल गई तो क्या हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इस टाइप की रिएक्शन में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं या त्याग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इसमें त्याग होता है। जैसे क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि ऋणायन बनेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रहण हुआ है।
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन जब दान कर देगा, त्याग कर देगा, तब इस पर क्या आएगा, Na पॉजिटिव आएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव से ही जुड़ेगा, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, कैसे बढ़ता है ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम था तब सोडियम कितना था 11, जब इसने 2 8 1 बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तब इस पर Na पॉजिटिव लिखा गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ऑक्सीडेशन क्या होगा इसका, बढ़ गया है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगा, लेकिन जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 1। जैसे Fe2 प्लस Fe3 में बदल जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ जाएगा। रिडक्शन में सेम कंडीशन अपोजिट हो जाएंगी। इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है तो जुड़ना, ठीक है, उसमें ऋणात्मक से जुड़ते हैं तो इसमें धनात्मक से जुड़ता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो उसमें त्याग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन बाहर जाती है और उसमें क्या हो रहा था, उसमें हाइड्रोजन बाहर जा रही थी। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा था तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था। ये इनके अंतर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा आगे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो चांदी की चम्मच है, उस चम्मच से अंडा खाने पर चांदी का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है, उपचयन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है। यदि आपको हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता है तो आप इंग्लिश के ध्यान रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन जुड़ेगी तो रिडक्शन। इसमें क्या होता है, अंडे में सल्फर होता है, इसलिए सल्फर के द्वारा जो चांदी सड़ जाती है, तो इसलिए चांदी की चम्मच से अंडा खाने पर क्या होता है, उस चम्मच का ऑक्सीकरण हो जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो उसको क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर आयोडीन के साथ रिएक्शन करके CuI2 बनाता है। अब इसके अकॉर्डिंग के हम यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखें इसका, तो इसमें कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी कि चार्ज बढ़ जाता है, जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब I2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो वहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। दोनों को मैंने मिलाकर लिखा CuI2, 2 वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि इस तीर से इधर के इधर लिख दिए। अब इस तीर से इधर के इधर लिखता हूँ, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 आयोडीन लिख दिए। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रिएक्शन दोबारा फिर से वही बनकर आ गई। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचोपचय अभिक्रिया। अब इसमें यदि आपसे पूछे, किसी रिएक्शन में आपसे पूछे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ उसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जहाँ रिडक्शन हुआ उसका उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उल्टा ध्यान रखना है बस, एजेंट के तौर पर उल्टा, एजेंट उल्टा काम कराते हैं ना, बस ऐसे। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन घट जाए रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें एजेंट की बात करें, देखो इसमें ऑक्सीजन घटी है ना, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, रिडक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। उल्टा पढ़ देना बस उसको, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल, ये आपका CO2 है और 12H2 जल है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है। जैसे CO2 गैस लेते हैं ना पेड़ पौधे जो हम छोड़ते हैं, और फिर जल वो पेड़ पौधे जो है अपना मर्दा से इकट्ठा करते हैं, क्लोरोफिल मिलता है सनलाइट में, तो ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ ग्लूकोज उनका मुख्य भोजन बनता है। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये भी आपकी एक जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। अब नेक्स्ट इसमें ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो CO2 जल और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें H2O का ऑक्सीडेशन होता है, किसमें, O2 में, H2O का। अब H2O देखो आप, H2O यहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ पर गया, ऑक्सीजन में, तो इसकी हाइड्रोजन चली गई, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं। इसमें हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो आप ध्यान देंगे इसमें H2O का ऑक्सीडेशन होता है किसमें, ऑक्सीजन में, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है, निकल जाती है। तथा CO2 का रिडक्शन होता है किसमें, C6H12O6 में। देखो CO2 यहाँ कार्बन थी, ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का कम हो जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ी, हाइड्रोजन फालतू आ गई ना इसमें, जब हाइड्रोजन जुड़ गई तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है।
तो इस टाइप की रिएक्शन भी किस में आती है, ऑक्सीडेशन इसमें आपके रेडॉक्स रिएक्शन में आती है। रेडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं। एक एग्जांपल लास्ट 4 नंबर पे आप देख सकते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक ने जिंक सल्फेट बनाया, कॉपर को अलग निकाल दिया। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तभी आपने पढ़ी है। अब इसको जिसके कारण ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा पढ़ देना है। कॉपर सल्फेट के साथ ऑक्सीजन चली गई तो इसका क्या हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस टाइप से आपको इस यूनिट में सारी चीज़ें पढ़नी थी। अब जब हम आगे सिलेबस को कवर करके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तब आपको यहाँ से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।